नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां सरकारी जमीनों और नजूल की भूमि की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जानकारी देते चले कि आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह के अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवास सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारियों को अतिक्रमण के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देशों को जारी किया है। उनका कहना है कि विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं डॉक्टर राकेश कुमार का स्पष्ट कहना है कि सरकार का उद्देश्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखना है और सार्वजनिक संपत्तियों की भी रक्षा करना है। अभी विकास प्राधिकरणों के जो वीसी से के साथ मेरी वीसी भी हुई है और समय समय पर उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ है और मीटिंग्स भी हुई हैं। और अभी नैनीताल और रुद्रपुर में गया था तो वहाँ पे भी मीटिंग हुई थी वीसी संबंधित वीसी के साथ। तो जो इश्यूज आ रहे हैं जनता की ओर से उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि जो प्राधिकरण हैं तो उन पे जो भी टाइम बाउंड प्रोसेस के तहत वो कार्रवाई करें, चाहे वो मैप अप्रूवल का प्रोसेस हो या इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारियां हैं जो प्राधिकरण निभाती हैं, तो उनको भी हम लोग टाइम बाउंड तरीके से करें, ये निर्देश मेरे द्वारा दी गई है। उत्तराखंड के कैडर के आईपीएस अधिकारी अरुण मोहन जोशी से जुड़े केंद्रीय प्रतिनियुक्ति विवाद मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है, जहां आपको जानकारी दे दें कि यह मामला अरुण मोहन जोशी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़ा हुआ है और जहां जोशी ने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी कि सीमा सुरक्षा बलों के लिए डीआईजी पद पर भेजा गया था। उनका दावा यह भी है कि यह नियुक्ति उनके वर्तमान पद की तुलना में निचले स्तर की है, जहां दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह की गई है। तो वही मामले की सुनवाई पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में हुई थी और जहां केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था और इसके बाद मामला विशेष अनुमति याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और अब न्यायमूर्ति संदीप मेहता के अलग होने के बाद इस मामले की सुनवाई नई पीठ के समक्ष होगी। खबर सितारगंज से है, जहां अग्रसेन ट्रस्ट परिसर में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी दिनेश शासनी और एसडीएम तुषार सैनी सहित जो है वो विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी यह भी दे दें कि तहसील दिवस में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी अपनी शिकायतें और समस्या लेकर पहुंचे थे और जहां अधिकारियों ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया है, जबकि 48 शिकायतों को जांच और कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल तो वहीं पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह भी मौजूद रहे। शिकायत कराने आए क्या यहाँ समाधान तो पिछला तहसील दिवस लगा, उसमें भी दी मैंने शिकायत। मुझे सुनने में मिला था कि तहसील दिवस में तत्काल समाधान किया जाता है, लेकिन उसमें कोई मेरा समाधान नहीं किया। उसके बाद जन जन की आवाज़ रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम रखा गया कि इसमें तत्काल समाधान होते हैं, उसमें भी मेरी शिकायत का कोई भी समाधान नहीं किया गया। जबकि 1 साल से मैं अपनी पीड़ा को लेके लगातार बिजली विभाग के भी चक्कर काट रहा हूँ और इन सब जगह सब जितने भी जो लगते हैं इनमें समय देता हूँ। सीएम पोर्टल पे भी डाल दिया, ऊर्जा मंत्रालय दिल्ली के लिए भी मैं मतलब कि अपनी कंप्लेंट डाल दिया, लेकिन मेरी समस्या का कोई भी समाधान बिजली विभाग करने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पे जन जन की सरकार जैसे बहुत सारे शिविर चल रहे हैं। अभी हमारा खटिया में कैंप था और आज तहसील दिवस हमारा यहाँ पे सितारगंज में था। तो आज यहाँ पे जो हमारी टोटल कंप्लेंट्स अराउंड 86 रही है, जिसमें से लगभग 40-45 की कंप्लेंट्स यहीं पे निस्तारण कर दी गई और बाकी जो हमारी ऐसी डिमांड्स और इशूज़ हैं उन्हें हमारे द्वारा विभिन्न विभागों को मार्क किया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पिछली बार भी जब हम तहसील दिवस से हम आए थे यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई थी जिन्हें फील्ड में हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था। एक प्रॉब्लम तो सितारगंज की चौक की थी, चौक बहुत चौड़ी है,
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां एसआईआर के अभियान के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण तो वहीं डिजिटलाइजेशन के कार्य को तेज गति से करने के लिए निर्देशों को जारी किया गया है, जहां अब तक जिले में लगभग 93% फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और जबकि करीब 20% फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। जानकारी यह भी दे दें कि विधानसभा क्षेत्रों में द्वाराहाट सबसे आगे है और जहां 99.2% फॉर्म का वितरण तो वहीं 22% डिजिटलाइजेशन दर्ज किया गया है। जहां रानीखेत में 96.5% वितरण किया गया तो वहीं 33.8% डिजिटलाइजेशन के साथ डिजिटल प्रगति बेहतर रही है। तो वहीं जानकारी यह भी देते चले कि सोमेश्वर, जागेश्वर, अल्मोड़ा और सल्ट क्षेत्रों में भी कार्य लगातार जारी है। जिलाधिकारी के अनुसार सल्ट विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक दुर्गमता और दूरस्थ पोलिंग बूथों के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई है और इसके अलावा अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्थाओं और वीआईपी ड्यूटी के चलते भी कुछ विलंब हुआ और इसके बावजूद भी सभी टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कार्य को पूरा किया जाए। देखिए, अभी जो हमारा फेज चल रहा है वो फेज है इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके डिजिटाइजेशन का। तो 93% इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे द्वारा वितरित किए जा चुके हैं और 20% डिजिटाइज कर सके हैं। इसमें सबसे अधिक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ द्वाराहाट का हुआ है 99.2%, जिसका 23% डिजिटाइजेशन है। इसके साथ ही साथ रानीखेत में 96.5 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और 38.5% डिजिटाइजेशन है। सोमेश्वर में 94.2% हुआ है, 25% डिजिटाइजेशन है। जागेश्वर में 92.3% हुआ है, 13.7% डिजिटाइजेशन है। अल्मोड़ा में 91.5% हुआ है, 15.4 है और सल्ट 90.3 है और 10.5 डिजिटाइजेशन है। तो आप देख सकते हैं सल्ट क्योंकि दूरस्थ इलाका है और जो वहाँ पोलिंग बूथ में भी इधर थोड़े दूर होते हैं, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटाइजेशन में भी हमें स्पीड पकड़नी है। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई और जिसमें वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 514 करोड़ रुपए का बजट भी पारित किया गया है। जानकारी दे दें कि बैठक में कौशल विकास, साहसिक पर्यटन तो वहीं निवेश को प्रोत्साहन और मानव संसाधन विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि विभाग में खाली पदों को आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से भरा जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए आईटी और लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे ताकि कार्य प्रणाली को और भी प्रभावी बनाया जा सके। तो वहीं जानकारी दे दें कि बैठक में त्रियुगी नारायण कैंची धाम तो वहीं कार्तिकेय स्वामी मंदिर के लिए भी सेमांकित डेस्टिनेशन प्लान को भी मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ स्थानीय युवाओं को होम स्टे, ट्रैकिंग, नेचर गाइड तो वहीं राफ्टिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में पर्यटन को विश्व स्तरीय बनाने और स्थानीय भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष फोकस रहा। के द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों हेतु वर्ष 2026-27 के लिए 514 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। आज जो हमारी 24वीं बोर्ड बैठक हुई है, पर्यटन विकास, मानव संसाधन शुद्धिकरण, साहसिक पर्यटन, कौशल विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन किया गया। बैठक में पूर्व बोर्ड निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए कार्मिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने तथा आवश्यकता अनुसार संविदा एवं आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है। परिषद मुख्यालय पर एवं जिला स्तर पर कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आईटी, लेखा, कार्यक्रम प्रबंधन तथा डाटा प्रबंधन से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। पर्यटन नीति 2023 में आवश्यक संशोधनों, निवेश आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था तथा पर्यटन अवसंरचना विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। बैठक में त्रिजुगी नारायण, कार्तिकेय स्वामी एवं कैंची धाम जैसे प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के लिए समेकित डेस्टिनेशन प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। तो इसमें बहुत से हमारे पास प्रस्ताव आए हैं और इस पर हम विचार कर रहे हैं। राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
2026-27 के लिए प्रस्ताव एडवेंचर इवेंट कैलेंडर पर चर्चा की गई है, जिसमें अल्ट्रा मैराथन, ट्रैक ऑफ द ईयर, पर्वतारोहण अभियान, रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल, पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताएं, विंटर कार्निवल तथा अन्य साहसिक योजनाओं भी को शामिल किया गया है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सक्रियता को लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस के कार्य समिति सदस्य करण माहरा ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की लगातार सक्रियता और दौरे की सराहना की। तो वहीं करण माहरा का कहना है कि कुमारी शैलजा के निरंतर प्रदेश दौरे से उत्तराखंड के कांग्रेस संगठन को मजबूती मिल रही है। तो वहीं कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया। आपको बताते चले कि उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी पर जो भी उनकी ओर से बातें कही जा रही थी उनको खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी राज्य में सक्रिय नहीं रहती, और जिसके बाद करण माहरा ने उन पर पलटवार किया है, जहां उनकी ओर से कहा गया कि कुमारी शैलजा की ओर से जिस तरीके से दौरे किए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए यह ऊर्जावान है। जी लगातार सक्रिय हैं और जो आरोप थे विपक्षी दलों के, अब वो उनके प्रभारी नहीं दिखते। जब से सनावर ने अपनी जबान खोली है और वीआईपी का नाम लिया है, तब से गौतम जी गायब हो गए। जरूर वो बयान भी उनके कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे स्वस्थ मन से नहीं दिए हो। और हमारी प्रभारी लगातार आ रही हैं, डायरेक्शंस दे रही हैं। सीनियर लीडर से उनकी कल भी बैठक है, अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से उनकी बैठक होनी है और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव वो देना चाहती हैं और सीनियर्स के साथ बैठ के आगे की रणनीति तय करने वो आ रही है। निश्चित ही हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव एसआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है जो समय चल रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत चालाकी से कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसको रेक्टिफाई करना बहुत आसान नहीं होगा। तो इन सब विषयों पर हम कैसे मुकाबला करेंगे देखने वाली चीज है। खासकर फोटोग्राफ्स जो हैं वोटर से मांगे जा रहे हैं, जबकि जिस तरीके से हम कह रहे हैं आधार कार्ड में आपने कैमरामैन भेजे थे, फोटोज के लिए वही होना चाहिए। एक आदमी 5 घंटे लाइन पे भी लगे, फिर वो गांव की स्थिति है, 100 रुपया उसका बाजार आने में लगता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यानी कि UTBD के गढ़ी कैंट में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे सक्रिय रहकर कार्य कर रहे हैं और अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 36 लाख से अधिक यात्री चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं सेंटर में 35 से अधिक कर्मचारियों की एक टीम को तैनात किया गया है, जहां आपको जानकारी दे दें कि तमाम शिकायतों का समाधान भी किया जा रहा है। तो वहीं इसमें हेलीकॉप्टर की सेवाएं, यात्रा पंजीकरण और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। उप निदेशक पर्यटन अमित लोहनी का अनुसार मानसून को देखते हुए 24 घंटे कॉल सेंटर संचालित हैं। तो वहीं यात्रियों को व्हाट्सएप पर मौसम की जानकारी भी भेजी जा रही है, जिससे कि यात्रा और भी अधिक सुरक्षित बनी रहे। खबर मसूरी से है, जहां वादियों में मातम जो है वो पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि शादी के 7 महीने के बाद ही उजड़ गई खुशियों की दुनिया, जहां सॉफ्टवेयर मसूरी धनौल्टी मार्ग पर स्थित एक होमस्टे में एक नवविवाहिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम की IT कंपनी में कार्यरत 27 वर्षीय पी राधा गायत्री अपने पति सौम्यश्री चरण के साथ मसूरी घूमने आई थी और जानकारी के अनुसार दंपति 14 जून की रात को होमस्टे में रुका और जहां पर सुबह महिला अचेत अवस्था में मिली, तो वहीं जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कमरे से शराब की बोतलें तो वहीं खाद्य सामग्री को बरामद किया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की ओर से साक्ष्य एकत्रित करते हुए जांच को शुरू कर दिया गया है। तो वही मामले को लेकर सीओ का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। 15/6/2026 को थाना मसूरी में एक सूचना आती है कि एक महिला टिपरी धार में कियाना होमस्टे में बेसुध पड़ी हुई है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वो दंपत्ति थे जो कि जिनकी 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो मसूरी में होमस्टे में रुके हुए थे। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद 108
के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके तुरंत बाद पुलिस ने पूरे जो वहाँ पर सीन है उसको सिक्योर किया, सारा एविडेंसेस को फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट किया गया, उनके परिजनों को सूचना दी गई, उसके परिजन फिर पहुंच गए और आज महिला का पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल द्वारा कोऑर्डिनेशन में किया जा चुका है। उसके महिला के परिजनों द्वारा इस घटना की एक जांच के लिए उन्होंने बोला है कि इसके तथ्य जो है सामने लाए जाएं। उसके लिए पुलिस ने पहले से ही अपनी कार्रवाई कर ली थी और जैसा कि पोस्टमार्टम में जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की है और जहां बैठक में गणना फॉर्म के वितरण तो वहीं डिजिटलाइजेशन कार्य की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जनपद के निर्धारित समय सीमा पर 100% फॉर्म वितरण सुनिश्चित करें। तो वहीं जिन जिलों में वितरण कार्य पूरा हो चुका है वहां डिजिटलाइजेशन पर भी तेजी लाई जाए। तो वहीं जिलाधिकारियों को बूथवार समीक्षा करने और धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्मिक तैनात करने के निर्देश भी दिए गए। जहां उप निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अनुपस्थित मतदाताओं के मामलों में भी BLO और BLA संयुक्त रूप से कार्य करें और आवश्यक रिपोर्ट को तैयार किया जाए। जहाँ पर नेटवर्क शैडो एरियाज हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उन सभी जनपदों को विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। वहाँ पर BLOs के साथ में टेक्निकल मैन पावर को एज अ वॉलंटियर लगाया जा रहा है जो उनकी तकनीकी सहायता करेंगे। साथ में जहाँ पर मतलब नेटवर्क का इश्यूज आ रहे होंगे वहाँ पर क्लस्टर के रूप में भी आइडेंटिफाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पर आकर BLO के द्वारा फॉर्म वितरण के बाद में अपना डिजिटाइज कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिन मतदाताओं को कोई सूचना प्राप्त करनी हो, कोई सहयोग प्राप्त करना हो, ऐसे मतदाताओं की जानकारी के लिए पूरे प्रदेश भर में 1950 इस टोल फ्री नंबर को सुचारू रखा गया है। साथ में हमारे जो ECI नेट का जो हमारा पोर्टल है उस पर भी मतदाता जो है बुक अ कॉल विद BLO का इस नंबर पर कॉल करके BLO से संपर्क कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्रनगर में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के उद्देश्य से रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां यह दौड़ कुमार खेड़ा बाईपास से शुरू होकर नगर पालिका के रामलीला मैदान में समाप्त हुई और जहां यह योग गोष्ठी में परिवर्तित हो गई। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पनवार तो वहीं उप जिलाधिकारी आशीष घटियाल सहित कई अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर सुभाष चंद्र जिला आयुर्वेद अधिकारी टिहरी गढ़वाल सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और 21 जून को आप सभी जानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग कितने अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी में एक रन फॉर योगा का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया आज। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी को योग के बारे में जानकारी हो और अधिक से अधिक लोग योग को अपनाएं, अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें। उसी क्रम में हमने आज योग रन फॉर योगा किया है और सभी के स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भारत सरकार एवं आयुष विभाग उत्तराखंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की श्रृंखला में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जिला टिहरी गढ़वाल में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी में आज 16 जून को रन फॉर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे सभी माननीयों ने प्रतिभाग किया। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई और हमारे SDM सर ने भी यहाँ पर अपना प्रतिभाग दिया। इसके साथ साथ हमारे जितने भी लोकल लोग हैं उनमें से लगभग 100 लोगों ने आज प्रतिभाग किया है और सभी ने अपना पूरा योगदान दिया। योग का अर्थ है जुड़ना। ये आज हमारे SDM सर के द्वारा सभी लोगों को बताया गया जिसमें आप अपने शारीरिक शरीर का मन से संतुलन स्थापित करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।